प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल, आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो सेंट्रल पे कमीशन 8 CPC को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है भारत सरकार द्वारा, वो क्या चीज़ है, और जो हम लोग फ्यूचर में रेलवे को सर्व करने वाले हैं या फिर कोई सरकारी कर्मचारी बनने वाला है तो उसको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, उसके पेमेंट में, उसके सैलरी में कितना उछाल आएगा। तो उसी को लेकर हम 8 CPC को ही लेकर एक वीडियो हम बना रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप की पर्सनालिटी इन्हेंस होगी, इन द सेंस कि जैसे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी नहीं जानते हैं कि पे कमीशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अगर आप जानते हो और ज्वाइन करोगे तो अपने सीनियर को समझा पाओगे, तो इन द सेंस, इन दैट सेंस आपका पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट होगा, इंप्रेशन बिल्डअप का काम करेगा। तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या बेनिफिट होने वाला है इस पे कमीशन से, उसको समझ लेते हैं। तो पहले देखिए, पहले हमने एक ओवरव्यू बना कर रखा है। तो इसमें सेंट्रल पे कमीशन है क्या, CPC है क्या? तो एक कमेटी है सिंपल। वो कमेटी क्या करती है? ये कमेटी रिव्यू करती है कि पिछले 10 साल में देश में कितनी आर्थिक प्रगति हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का कितना हुआ है और महंगाई कितना बढ़ा है। सारा चीज़ का रिकैपिचुलेशन, एनालाइजेशन होता है। और जो सेंट्रल कर्मचारी हैं या फिर जो राज्य कर्मचारी होंगे, उनको भी इस कमीशन के आधार पे ही उनके राज्य के जो मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनको भी पे कमीशन उस तरह का सेंट्रल पे कमीशन आने के बाद देंगे ही देंगे, ये कंफर्म ही रहता है। तो हम लोग आज सेंट्रल पे कमीशन की बात कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ी या कितनी नहीं बढ़ी या कितनी है, और देश की आर्थिक गतिविधि कितनी बढ़ी, GDP कितना बढ़ा, तो वो कोप अप कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बहुत पीछे रह गया और देश की आर्थिक गतिविधि बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर गई, राइट। तो उसके लिए महंगाई का दर बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो उसको कोप अप करने के लिए, कंसिडर करने के लिए भारत सरकार क्या करती है कि हर एक 10 साल में पे स्ट्रक्चर को, जो हमारा सैलरी का स्ट्रक्चर, उसको रिवाइज करती है। हो सकता है उसमें उछाल आ जाए, आपका सैलरी में उससे उछाल आ जाए, क्योंकि 10 साल में देश बहुत चेंज हो गया होता है। जैसे आप यहाँ समझो। अच्छा, तो मैं धीरे धीरे सारा चीज़ समझाऊंगा। 6 CPC में सैलरी कैसे बनती थी, 7th CPC में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सैलरी बनती थी। मैं सैलरी कैलकुलेशन भी आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक पे नहीं पता, DHR कुछ नहीं पता, तो वो चीज़ आपको बताऊँगा। और कितना आपको सैलरी में उछाल आने वाला है, ये मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ 8th CPC में। तो चलिए, तो CPC जनरली क्या होता है, इसमें जो कमेटी होता है उसमें भारत सरकार जो कमेटी गठित करती है उसमें एक चेयरमैन होते हैं जो कि जनरली रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट होते हैं, और एक सेक्रेटरी होता है। ये भी एक IAS रैंक का ही होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अब ये लोग जो है, इनकी टीम जो है, इनको लगभग 1 साल का टाइम दिया जाता है। जैसे आपका 8वां वेतन आयोग जो है, वो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका 1 जनवरी 2026 को, ठीक है, जैसा कि लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड, संभावना है। तो उसके पहले सरकार जो है 1 साल पहले इस कमेटी का गठन कर दी है, क्योंकि सरकार पर्याप्त समय देती है 1 साल का, जिसमें ये कमेटी जो है रिकमेंडेशन, एक रिपोर्ट तैयार करे और उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी उछाल आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को ये कमेटी जो है रिकमेंडेशन भेजेगी, अपना रिपोर्ट भेजेगी। बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट होता है। पिछला जो वेतन आयोग 7th CPC था, उसमें लगभग 800 पेज का उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन भेजा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ठीक है। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिर उसका रिव्यू करेगी कि क्या ये जो बनाया गया है वो देश की आर्थिक गतिविधियों या GDP जितना ग्रो हुआ है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि देश का ग्रोथ उतना नहीं हुआ और इसमें जो है रिकमेंडेशन सरकारी कर्मचारियों के सैलरी का ज़्यादा कर दिया गया। तो उसका एक रिव्यू होगा, राइट। रिव्यू करने के बाद फिर जो वो CPC का रिकमेंडेशन होगा, सेंट्रल पे कमीशन, वेतन आयोग का, उसका जो रिकमेंडेशन होगा, उस रिकमेंडेशन को फिर इम्प्लीमेंट सरकार लागू कर देगी। तो जैसे ही सरकार लागू करेगी, उस दिन से आपकी जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन से नहीं, 8th पे कमीशन से बनना शुरू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अनुसार जो पे स्ट्रक्चर होगा उसके अनुसार बनेगा। तो क्या क्या पे स्ट्रक्चर में चेंज होता है वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा।
अच्छा, ड्यूरेशन होता है जनरली 10 ईयर्स का, है ना। जैसे 7th CPC जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2016 में, 2016 में 7th CPC इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 8th CPC आप देख रहे हो कब आ रहा है, 2026 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अभी तो कमेटी इसलिए गठित कर दी गई क्योंकि 1 साल का प्रॉपर टाइम उनको मिले कमेटी को, सो डैट दे मे एनालाइज प्रॉपरली एंड रिकमेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, तो आप देख लो पहले एक बार कि फर्स्ट CPC कब आया था, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए 1946 में आया, 47 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सेकंड CPC आपका 57 में आया, 60 में इम्प्लीमेंट किया गया। थर्ड CPC आया 70 में, 73 में इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ से आप देखोगे ना बिल्कुल रेगुलर पैटर्न हो चुका है, रेगुलर एक परंपरा बनी आ रही है कि हर एक 10 साल में CPC रिवाइज हो रहा है, पे स्ट्रक्चर रिवाइज हो रहा है। फोर्थ CPC 86 में आया था, फिफ्थ CPC ठीक 10 साल बाद 96 में आया, सिक्स CPC 2006 में आया, सेवन्थ CPC 2016 में आया, एट CPC 2026 में आएगी, है ना। हम लोग थोड़ा सा असमंजस में थे, सरकार के कर्मचारी असमंजस में थे कि भारत सरकार 8 CPC लाने पे विचार कर रही है या नहीं। कई बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया माननीय सांसद द्वारा कि क्या 8 CPC पर गवर्नमेंट विचार कर रही है कि नहीं, तो उस समय जवाब आया था कि नहीं, कोई विचाराधीन 8 CPC के बारे में कोई भी प्रोसेस विचाराधीन नहीं है। तो थोड़ा असमंजस की स्थिति भी थी लोगों में कि क्या 2026 में ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फाइनली हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो रेलवे मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया कि 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट द्वारा, ठीक है। तो उसका गठन होगा और सारा प्रोसेस होगा। तो आप देख रहे हो। अच्छा, 7th CPC की अगर बात करें, 7th CPC, तो 7th CPC 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो 2016 के बाद इसका जो कार्यकाल खत्म होने वाला है 31 दिसंबर 2025, इसका कार्यकाल जो है खत्म होने वाला है, एंड होने वाला है। तो 31 दिसंबर के बाद फिर कैसे पेमेंट बनेगा? जैसे अभी तो पेमेंट जो हम लोग का बनता है वो 7th CPC के आधार पर बनता है, जो 7th CPC का रिकमेंडेशन था। लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद पेमेंट कैसे बनेगा? तो वही जो है 8th CPC के अकॉर्डिंग बनेगा। 8th CPC का जो रिकमेंडेशन होगा वही इंप्लीमेंट होगा और उस 1 जनवरी के बाद से आपका सैलरी इस नए जो वेतन आयोग का रिकमेंडेशन होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मैं समझा दूं कि 6th CPC और 6th CPC 2006 में आया था। ये तीन आप याद रखो, 6th CPC 2006 में, फिर 16 में, फिर 26 में। 7th 16 में, 8th 26 में, तो 6, 16, 26। तो 6th CPC में क्या था कि ग्रेड पे का सिस्टम था। 7th CPC में लेबल और बेसिक पे, ये 2 टर्म डिफाइन किए गए पे स्ट्रक्चर में। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग सैलरी कभी कभी सर्च करते होगे तो सुनते 2800 ग्रेड पे उसका है, 4200 ग्रेड पे है, तो आप समझ नहीं पाते हो कि इसका सैलरी कैसे बनता होगा। आप मान लो कि अगर 7th CPC के अकॉर्डिंग सैलरी आपको बता दिया गूगल कि ग्रुप डी की सैलरी कितनी है, जेई की सैलरी कितनी है, तो आपको बेसिक पे बताता है। सोचते तो बेसिक पे ग्रुप डी का 18,000 बता रहा है, ये तो बहुत कम है, सोचते होगे ना। लेकिन एक्चुअल में उसकी सैलरी 38,000 बनती है। तो सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है वही मैं यहाँ बताने वाला हूँ, आप वीडियो में लगातार बने रहें। तो थर्ड पॉइंट में आप देख ले, मैं कुछ पोस्ट का, बहुत सारे पोस्ट हैं लेकिन कुछ पोस्ट का हमने एक ओवरव्यू दे दिया है लेवल और ग्रेड पे का, सो डेट आपको एक क्लियर ओवरव्यू रहे। ग्रुप डी की बात करूँ तो ये 6th CPC, 6ठे वेतन आयोग, उसके अकॉर्डिंग ग्रेड पे था उस समय, ठीक है। तो उसका ग्रेड पे 1800 था, टेक 3 का 1900 था ग्रेड पे, जेई का 4200, एसएससी का 4600 ग्रेड पे, जो हम लोग अभी इसमें है 4600 ग्रेड पे में है, ठीक। ये 6th सेंट्रल पे कमीशन है, इसको भूल जाओ क्योंकि अभी हम 7th CPC में अभी करेंटली, और आगे 8th CPC आएगा, तो 7th CPC का हम समझते हैं। अच्छा, 7th CPC में क्या किया गया कि सबका लेवल डिफाइन कर दिया गया, हर एक पोस्ट का एक लेवल होगा। जैसे ग्रुप डी जो लोएस्ट पोस्ट है रेलवे में, उसकी लेवल डिफाइन कर दी गई 1, टेक 3 टेक्नीशियन 3rd ग्रेड या ALP। अच्छा, टेक्नीशियन 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ? टेक्नीशियन 3 करने का मतलब कि जब आप ज्वाइन करते हो इनिशियली टेक्नीशियन में, तो वो टेक्नीशियन 3rd ग्रेड होता है। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है, तो टेक्नीशियन 2nd ग्रेड में जाते हो, टेक्नीशियन फिर 1st ग्रेड में, फिर प्रमोशन होगा अगला तो सीनियर टेक्नीशियन में जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोशन का है। तो आप जब एंट्री होती है आपको टेक्नीशियन में, तो आपको टेक्नीशियन वो 3rd ग्रेड है या फिर ALP, तो इसकी है लेवल 2, 2nd लेवल की पोस्ट हो गई, लेवल 1, लेवल 2। और जेई जो है वो लेवल 6 में है, ठीक है, जेई लेवल 6 में, एसएससी लेवल 7 में, राइट। अच्छा, मैं अगर
सीईओ की बात करूँ, जो रेलवे है उसमें जो बहुत हायर ऑफिसर है, जो है ना सर्वे सर्वा है रेलवे का, तो वो है सीईओ या फिर चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ठीक है, इसका लेवल 17 है, अपेक्स लेवल है, सबसे ऊंचा लेवल है ना, लेवल 17, 1 to 17 रेलवे में ही लेवल है। याद रखना, आप लोग रेलवे में अगर ज्वाइन करते हो तो ये चीज़ आपको काम आती है। रेलवे में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहते हैं प्रमोशन के लिए, तो उसमें भी काम आएगी कि लेवल 1 लोएस्ट पोस्ट और लेवल 17 हाईएस्ट पोस्ट इन रेलवे। जो रेलवे बोर्ड है ना, रेल भवन दिल्ली का जो हेड होता है, चेयरमैन, पूरे रेलवे को जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, हर एक जोन का जो मालिक होता है एक तरह से समझो, तो वो हेड होता है, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका लेवल 17 है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर तो सेक्रेटरी है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे होता है उसके अंदर, सबसे तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके नीचे जो है उनका सेक्रेटरी होगा, तो सेक्रेटरी का भी जो है उसके ऊपर सेक्रेटरी होता है। अच्छा, ये तो मैंने लेवल समझ लिया आप लोगों ने। अब बेसिक समझ लो कि बेसिक 7 पे कमीशन में 2 चीज़ें थी, एक लेवल डिफाइन कर दिया गया था पोस्ट का, उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है उसका बेसिक था। तो लेवल 1 जो था ग्रुप डी में बेसिक था 18,000 से लेकर के 56,900। ठीक है, तो तुम बोलोगे इस 18,000 भी बता रहे हैं आप, 56 एक रेंज क्यों बता रहे हैं 18,000 से लेकर 56,900? देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई 2025 में ज्वाइन किया ग्रुप डी में, तो उसकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी वो 18,000 रुपये होगी, 18,000 रुपये होगी। लेकिन 2026 में जैसे ही हो जाएगा, जैसे ही 1 साल उसका कंप्लीट होगा ड्यूटी का, तो उसका क्या होगा कि हर एक साल जो है ना बेसिक पे 3% गवर्नमेंट बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। तो कैसे 3% निकालोगे आप, जान ही रहे हो, आप लोग तो CBT 1 देकर आए हो, परसेंटेज आप लोग बहुत अच्छे से आता है। 18,000 प्लस 18,000 का 3% ग्रो कर देगी, तो यहाँ से आ गया 18,54 540 रुपये, तो 18,540। 2026 में आपका बेसिक कितना हो जाएगा 18,540। वैसे 2027 में 2027 तो फिर 18,540 जो है ना उसका फिर 3% बढ़ा दोगे, 3% 0.03 सॉरी 0.03 होगा, 3% फिर बढ़ा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है इसका आपका आ जाएगा। तो उसी तरह से बेसिक बढ़ते 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 आपका बेसिक यहाँ तक जाएगा। यदि आप ग्रुप डी में ही रह जाते हो, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलती है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ग्रुप डी से आप टेक 3 टेक 2 टेक 1 प्रमोशन होते रहता है। तो आप जैसे टेक 3 बन जाओगे, मान लो ग्रुप डी से ज्वाइन किए, 5 साल जॉब किए या 4 साल जॉब किए, टेक 3 में आप आ गए। तो टेक 3 में जैसे भी आए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिक पे आपका रिवाइज हो जाएगा 19,900 से 63,200 तक जाएगा। तो मान लो कि आप जैसे ग्रुप डी में थे, तो आपका बेसिक बढ़ते 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 मान लो 27,000 हो गया, 27,000 हो गया। ठीक है, तब आप टेक 3 में आते हो, प्रमोशन मान लो होता है तब आपका। तो ऐसा नहीं कि आपका टेक 3 माने 19,900 से शुरू होगा, नहीं, आप पहुंच चुके हो बेसिक 27,000 तक, ग्रुप डी में 27,000 तक पहुंच चुके हो, तो यहाँ भी 27,000 से शुरू होगा, बस पोस्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है। उसी तरह जेई का, जो जेई ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग ट्रेनिंग के रूप में, उनको 35,400 बेसिक पे, सैलरी नेट सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सैलरी बेसिक पे इतना होगा। और वही जो है फाइनली वो जब रिटायर, मान लो कोई जेई में ही रह गया, तो रिटायरमेंट होते होते उसको 1,12,400 बेसिक उसका हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते हैं 3% 3% 3%। ठीक है, कंपाउंडिंग होते होते 1 लाख। अगर एसएससी में आप हैं तो एसएससी का लेवल 7 है, बेसिक 44,900 है, और आपका 1,42,400 तक आपका बेसिक हो जाएगा अगर आप एसएससी में ही रह जाते हो तो। नहीं तो एसएससी से अगर आप मान लो जैसे हम लोग एसएससी में, तो हम लोग का भी रेंज ये है। ठीक है, तो जब हमारा नेक्स्ट, हाँ अच्छा, मैं जेई था पहले, तो जेई था तो रेंज ये था। ठीक है ना, तो जब जेई था तो रेंज ये था, तो जब मैंने हम लोग का 2 साल बाद जब प्रमोशन हुआ, तो हम लोग फिर इस रेंज में आ गए, हमारा बेसिक फिर यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है ना, क्योंकि जब जेई से एसएससी बना, जब प्रमोट हो रहा था, उस समय बेसिक मेरी 39,000 थी। ठीक है, तो जैसे ही प्रमोशन हुआ तो मैं 30 कैटेगरी में आ गया, तो 44,900 में आ गया। ये तो मेरा कम है, तो मुझे सरकार ये देगी यहाँ से। अगर मान लो मैं जेई में ही रह जाता और जेई में मेरी बेसिक हो जाती है 50,000, मान लो, बहुत जगह पर होता है ओपन लाइन वगैरह में, मान लो प्रमोशन नहीं हुआ किसी वजह से, मैं 50,000 मेरी सैलरी यहाँ पहुँच गई जेई रहते हुए बेसिक पे। तो अगर मैं एसएससी बनता हूँ उस समय, जब मेरी बेसिक पे इतनी है,
तो एसएससी बनते हो आप तो 44,900 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप 50,000 तक पहुँच चुके हो। तो जहाँ तक पहुँच चुके हो उससे आपको नीचे से नहीं गिराएगी गवर्नमेंट, आपको 50,000 यहाँ से शुरू करेगी, आप एसएससी हो जाएंगे, जॉब प्रोफाइल आपका चेंज हो जाएगा। उसी जैसा कि सीईओ चेयरमैन रेलवे बोर्ड का देखिए बेसिक तो 2,25,000 इनका है, अपेक्स लेवल, ठीक है, हाईएस्ट। और सेक्रेटरी का अगर देखें तो 2.5 लाख रुपए है। ये बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, सैलरी बेसिक पे नहीं होता है नेट टोटल सैलरी, बेसिक पे में बहुत सारे अलाउंस जुटते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा था ना कि ग्रुप डी का 18,000 बेसिक है ज्वाइन करते समय, अब 18,000 बेसिक है, लेकिन सैलरी मैंने एक वीडियो बनाया, उनकी सैलरी बनती है 38,000, ठीक है, मतलब वेरी करता है 32,000 से 38,000 डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग है, किस तरह के शहर में उनकी पोस्टिंग है, ठीक है। चलिए अब हम सैलरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 7th CPC में कितनी सैलरी होगी, 8th CPC में कितनी होगी, वो मैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, दिखा पाऊँ। तो इसलिए एक सैलरी का कैलकुलेशन होता कैसे है पहले देख लो आप। 7th CPC में कैसे, तो सैलरी में आपको बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। तो बेसिक तो आपने समझ ही लिया, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये हो गया आवास भत्ता, रहने के लिए आपको जो मिलता है। एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, दो चीज़ें होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है कि डेली आप जो ड्यूटी जाते हो अपने घर से आवास से, तो उसके लिए जो खर्च होता है पेट्रोल का, वाहन का, वो दिया जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस ये होगा कि आप रेलवे ड्यूटी पर हो और रेलवे के काम से आप बाहर जा रहे हो, 8 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे अपने हेडक्वार्टर से जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस पर डे के हिसाब से मिलता है। इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव होता है एक तरह से बोनस जैसा समझो, कि टारगेट ओरिएंटेड होता है कि अगर इस प्रोडक्शन यूनिट में या वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो, जहाँ पे जैसे मैं जमालपुर की बात करूँ तो यहाँ पे मालगाड़ी का रिपेयरिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, तो कितनी मालगाड़ी, कितनी वैगन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, वैगन जो मालगाड़ी होती है, और जो पैसेंजर गाड़ी होती है उसको, उसके व्हीकल को कोच बोलते हैं। तो वैगन, कितने वैगन का पर मंथ रिपेयर हो पा रहा है वर्कशॉप से, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपका क्या बनता है, इंसेंटिव बनता है, ठीक है। एक समझो पुरस्कार टाइप है, बोनस अलग से मिलता है। चलिए ये होता है। अच्छा, जो महंगाई भत्ता होता है डीए, वो रिवाइज होता है हर एक साल 2 बार, एक जनवरी में एक जुलाई में। जनवरी में आपका 4% बढ़ता है, जुलाई में 3% बढ़ता है। जैसे मैं बात करूं तो दिसंबर 24 तक डीए 53%। जैसे अब जनवरी 25 में हेलोगे तो जनवरी में चूंकि 4% डीए बढ़ता है, तो जनवरी से लेकर जून तक डीए आपका हो जाएगा 53 + 4 57। फिर जुलाई के बाद, जून के बाद जुलाई से आपका फिर 3% बढ़ेगा, तो जुलाई 25 से दिसंबर 25 तक वो 60% हो जाएगा, 57 + 3 ऑफ बेसिक पे। डीए इतना % ऑफ बेसिक पे होता है। तो एक हमने क्वेश्चन किया है कि मान लो कि लेट समवन ज्वाइन एज परमानेंट जेई इन दिसंबर 25। मान लो कि कोई ट्रेनिंग, पहले आपका सिलेक्शन होगा मान लो कि जेई में, तो फिर ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग 1 साल की होती है। ट्रेनिंग के बाद आप परमानेंट कहीं की पोस्टिंग होगी किसी डिपो या फिर स्टेशन पे या फिर वर्कशॉप में। तो मान लो कि दिसंबर 25 में, दिसंबर 25 इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि 7th CPC उस समय खत्म हो रहा है, तो मैं उसको 8th CPC से रिलेट कर पाऊंगा। तो दिसंबर 25 में मान लो खत्म हो रहा है, तो बेसिक पे उसका कितना हो जाएगा, ज्वाइन किया है तो ट्रेनिंग में है तो 35,400 उसकी बेसिक है, लेकिन 1 साल हो जाता है ट्रेनिंग के बाद, तो 1 साल होगा तो 3% बढ़ेगा, तो 3% आप बढ़ा दो, तो 36,500 उसकी बेसिक हो जाएगी। तो दिसंबर 25 में उसकी बेसिक 36,500 होगी। डीए कितना मिलेगा उसको, अभी बताया था हमने 60% ऑफ बेसिक पे दिसंबर तक हो जाएगा, तो इसका बेसिक का 60% आप निकालोगे तो 21,900 आ जाएगा। फिर मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, आवास रहने के लिए, है ना, या तो आप क्वार्टर में रहो या फिर ये पैसा लो और प्राइवेट कॉलोनी में रहो, 2 ऑप्शन आपके पास होती है। तो अगर जो क्वार्टर में रह रहे हैं उनको एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए सरकार ने आवास प्रोवाइड कर दिया है, और जो क्वार्टर में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए प्राइवेट कॉलोनी में रहने के लिए सरकार पैसे देती है। तो वो रेट होता है 10%, 20%, 30% बेसिक पे का। तो 10% बिल्कुल लोएस्ट, जैसे जमालपुर हो, वर्कशॉप हो गया है ना, तो जमालपुर एक छोटा सिटी है तो वहाँ पे 10% है। थोड़ा मीडियम क्लास का सिटी है तो 20%, हायर क्लास का सिटी जैसे कोलकाता हो गया, आपका दिल्ली हो गया, तो ऐसे जगहों पे 30% है, ठीक है। तो जैसे पटना है तो वहाँ पे 20% होगा मीडियम। मैं मीडियम की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 20% 7300 रुपये आएंगे। मान लो पटना आपकी पोस्टिंग है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ आपको इतना बनेगा, ठीक है, 1800 प्लस उस पर डीए लगता है 60%, ये फॉर्मूला है कुछ बनता है। इंसेंटिव आपका मान लो कि जमालपुर वर्कशॉप में जैसे आपकी पोस्टिंग है तो कभी कभी 7,000, 7,500, 5,000, तो मैं जनरल मान के चलता हूँ कि 6,000, ये वेरी करता है, 6,000 तक मान लो बन जाता है आपका
इंसेंटिव बोनस, ये किसको मिलेगा? ओपन लाइन वालों को नहीं मिलेगा, ये वर्कशॉप में मिलेगा। ओपन वालों के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, जो कि वर्कशॉप वालों में कम होता है। वर्कशॉप वालों को कभी कभी मिलता है, अगर मान लो कि आपको आउटर सेशन ड्यूटी जाना पड़े तब आपको मिलता है। तो टोटल आपकी सैलरी अगर आप इसको ऐड करोगे तो 74,580 प्लस ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग तो फिक्स नहीं है ना, आपको कभी बाहर जाना ही पड़ सकता है, नहीं जाना ही पड़ सकता है, इसलिए मैंने प्लस ट्रेवलिंग लिखा है। तो टोटल सैलरी आपकी इतने बनती है, मतलब 74,580 से ही प्लस ही बनती है, राइट। या फिर आप इंसेंटिव उसमें माइनस कर लेना, क्योंकि जो ओपन लाइन वाले हैं उनको इंसेंटिव नहीं मिलती है। तो लगभग इतना आपको सैलरी, एक मोटा मोटी अभी आपको दे दिया कि इतना सैलरी आपका बन रही है 7th CPC में। अच्छा, 8th CPC में कितनी बनेगी? तो फिटमेंट फैक्टर एक चीज़ होता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि जब हम लोग 6th CPC से, एक मिनट हम लोग टाइम देना, जब हम लोग 6th CPC से 7th CPC में आए थे, है ना, मतलब 2016 की बात हो रही थी। 2016 में जब हम इसमें एंटर किए थे, ये कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था, नया कमीशन। तो उसमें क्या था कि जो भी 6th CPC में सैलरी थी बेसिक, मतलब जो बेस सैलरी जो थी, ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई हुआ था 2.57 से। तो यही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है सिंपल, कि सैलरी कितने गुना बढ़ेगा। तो 6th CPC से लेकर 7th CPC में जाने में 2.57 टाइम्स का चेंज हुआ था, ठीक है। तो उसी तरीके से जब 8th CPC आएगा, नया वेतन आयोग जो आएगा 2026 इंप्लीमेंट होगा, उसमें कितना फिटमेंट फैक्टर? 2.86। ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट द्वारा एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन किया गया है कि 2.86 गवर्नमेंट को देना चाहिए। अब वो कमेटी फाइनल तय करेगी कितना मिलेगा आपको। और AIRF ने भी डिमांड किया, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, रेलवे के यूनियंस होते हैं, है ना, जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों का एक संघ होता है, उस सरकार से बातचीत करती है, ठीक है। तो वो बातचीत में, सरकार से बातचीत में डिमांड किया है भारत सरकार से कि हमें 2.86 मिलना चाहिए इस बार। पिछली बार 2.57 टाइम्स सैलरी उछाल हुआ था, इस बार 2.86 टाइम्स, इतना गुना सैलरी बढ़ना चाहिए। चलिए, उससे क्या चेंज आता है वो देखो आप। अगर मैं ग्रुप डी की बात करूँ लेवल 1 में, तो उनका जो नया बेसिक है 8th CPC में कितना हो जाएगा? अभी बेसिक कितना है? ज्वाइनिंग के समय ग्रुप डी का बेसिक कितना है? 18,000। तो ये 18,000 इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे फिटमेंट फैक्टर से, जब इससे इतना गुना हो जाएगा तो 51,480। मतलब सोचो कितना बेसिक जो है कितना रिवाइज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ऐसा 7th CPC में भी हुआ था, उसमें 2.57 हुआ था पिछले CPC में, तो उसमें भी भारी उछाल आया था। तो मैं अगर मान के चल रहा हूँ कि इतना अगर नहीं भी देगी गवर्नमेंट 2.86, तो 2.57 तो मेरा एक रेफरेंस है, उतना तो देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि 2006 से 2006 से 2016 तक अच्छी ग्रोथ हुई थी GDP की कंट्री में, और 2016 से 2026 में वो ग्रोथ और सारा जो भी इकोनॉमिक पर्सपेक्ट होगा उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन एक हमारा रेफरेंस तो है कि 2.57 तक तो देना ही होगा उसको। चलो भाई 2.57 नहीं, लगभग 2.5 ही दे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ऊपर ही देगी गवर्नमेंट, 2.5 से ऊपर, 2.5 टाइम। तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि मान लो कि जो डिमांड हुआ वो मिल गया, तो क्या होगी सैलरी? 2.5 भी होगा तो उसी के आसपास होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, 19-20 होने वाला है। तो लेवल 1 में आप देख रहे हो 18,000 की जिसको वेतन मिलने वाला था बेसिक, उसको 51,000 मिलना शुरू हो गया, ठीक है। मैं इसी चीज़ को जेई के संदर्भ में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जो मेरे व्यूवर्स हैं वो जेई एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, रेलवे जेई। देखिए रेलवे जेई लेवल 6 में होता है, उनका जो नया बेसिक होगा, आपको बताए थे कि जो जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनका बेसिक 36,500 होगा, परमानेंट जब ज्वाइन करेंगे तो 36,500 बढ़कर कितना हो जाएगा? 2.86 टाइम 1,04,390। समझ रहे हो? ये काफ़ी अच्छा, मतलब एक तरह से सैलरी है, बहुत अच्छा उछाल आने वाला है, हाई जंप होने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस पर जो महंगाई भत्ता मिलेगा इस बेसिक पे, जब सैलरी कैलकुलेशन होगा तो महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा, 0%, राइट। और वो फिर धीरे धीरे एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में, ऐसे बढ़ता रहेगा। अब देखते हैं, होना तो यही चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कि DA 0 से शुरू कर देगा, और 0 कर देंगे DA को, महंगाई भत्ता 0 देंगे, फिर 6 महीने के बाद 4% बढ़ा देंगे, फिर 6 महीने के बाद 3% बढ़ाएंगे, 4%, 3%, इस तरीके से 2 बार बढ़ते जाता है।
तो मान लेते हैं कि डीए जिसमें 0%, जिसमें जस्ट लागू ही हुआ उस समय क्या डिफरेंस आएगा सैलरी में। तो अगर 8th सीपीसी के अकॉर्डिंग अगर सैलरी जेई का कैलकुलेट करें तो बेसिक और डीए प्लस अदर अलाउंस तो यहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा था। तो मैं मेनली बेसिक और डीए की बात करता हूँ कि क्या आने वाला है। तो 8th सैलरी में बेसिक आपका कितना हो जाएगा 1,04,390 प्लस, ठीक है, डीए तो अभी 0 मिलने वाला है, हमने बताया अभी डी आपका 0 इसमें होगा, तो आपको सैलरी इतना मिलेगा 8th सीपीसी में स्टार्टिंग। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसी में ज्वाइन करोगे, क्योंकि आप लोग का प्रोसेस चल रहा है, तो आपके लिए बहुत एक खुशी की बात होगी कि आप लोग 8th सीपीसी में अपना सैलरी उठाओगे, ठीक है, आपको सैलरी मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। 7th सीपीसी, तो 7th सीपीसी में क्या है कि आपका बेसिक प्लस डीए प्लस अदर अलाउंस था। तो बेसिक कितना था, तो बेसिक प्लस डी आप जोड़ोगे ना, ये 36,500 और 21,900 जहाँ मैंने कैलकुलेट किया था, केवल बेसिक डी एचआरए सब छोड़ देते हैं कंपेयर करने के लिए बस, क्योंकि ये सब एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये तो सब उसमें भी मिलने वाला है, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 करके मिलेगा। तो मैं बस कंपेरिजन के भी उससे बना रहा हूँ कि मान लो कि बेसिक और महंगाई भत्ता को भी मान लिया जाए तो आपका सैलरी बन रहा है 58,400 प्लस अदर अलाउंस जो भी मिलेगा। अदर अलाउंस में आपका एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इंसेंटिव है, ट्रेवलिंग अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस हैं। लेकिन मैं कैलकुलेशन ये दोनों में कंपेयर करना चाह रहा हूँ 7th सीपीसी और 8th सीपीसी में, इसलिए मैंने बेसिक प्लस डीए की लिया है केवल, बाकी तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो मतलब अगर बेसिक डीए को ही मान लिया जाए तो 58,400 जो बन रहा है 7th सीपीसी में, वो कितना बनेगा 1,04,390। 58,400 की सैलरी 1,04,390, तो काफ़ी भारी अच्छा उछाल आने वाला है। अगर फिटमेंट फैक्टर इतना अप्रूव हो जाता है तो इससे कम देगी गवर्नमेंट तो 2.5 देगी, इससे और क्या कम दे सकती है, ठीक है। तो आपका काफ़ी ये, तो इसलिए आपको जो है ये आपके लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो CBT 2 के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेगा कि आप लोग तैयारी को बहुत मजबूती के साथ करो, ठीक है, ताकि इस बार सिलेक्शन ले ही लो 100%, जी जान लगा दो, ठीक है, एकदम 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जी जान लगा कर पढ़ोगे, पूरा मेहनत के साथ, हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, ठीक है, 2 महीने बिल्कुल कुछ मत देखो, कहीं मत जाओ, नहीं कोई हित जन, ठीक है, ना कोई दोस्त, कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एज ए मोटिवेशन भी ले सकते हो और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। CBT 2 के बारे में बहुत सारे बच्चों को कहना था कि CBT 2 का सर, हालांकि मैंने प्रिपरेशन स्टडी का वीडियो बना रखा है और भी बहुत सारे वीडियो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 7th CBT 2 में सर जेई का क्या कट ऑफ होगा, आपका CBT स्कोर क्या था। तो मैं एक वीडियोस पे लाने वाला हूँ कि CBT स्कोर क्या था और जैसे मैकेनिकल सिविल, ठीक है, इनका कट ऑफ क्या जाने वाला है, मेरिट इंडेक्स क्या रहने वाला है। तो मैं उस वक्त वीडियो बनाऊंगा कि पिछले साल क्या था और इस बार क्या हो सकता है, ठीक है। तो उस पर एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। थोड़ा समय कम मिलता है इसलिए मैं वीडियो थोड़ा देरी से बना रहा हूँ। तो चलिए आज तो इतना ही हम लोग रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 8th CPC के बारे में सारा CPC क्या होता है, बेस सैलरी कैसे कैलकुलेशन होता है और 8th CPC में कितना उछाल आने वाला है, कि आपका बेनिफिट होने वाला है सरकारी कर्मचारियों को। अच्छा, मैं बता दूं कि सेंट्रल कर्मचारियों के लिए, तो सेंट्रल कर्मचारी जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब लागू कर देती है तो स्टेट भी जो है ना उसी तर्ज पे अपने सरकारी जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उनको भी इसी तरीके का पे कमीशन प्रोवाइड करता है, लगभग मिलता जुलता। तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसी तरीके का मोटिवेशन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज मैं वीडियो यहीं बाइंड अप करता हूँ। अच्छा, आप लोग देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना, ताकि हम वीडियो अपलोड कर सकें, ठीक है, समय निकाल करके। और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।